हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत बेहतरीन होंगे। इंडक्शन चल रहा है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आई होप आप वीडियो देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। और इसी सीरीज़ में मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। कल हमने टॉपिक कर लिए थे कि इमोशनल ईएमएफ तक हमने कर लिया था। तो आज मैं इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको लेकर चलता हूँ और वो आपके सामने आ रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है आपस में प्रेरित होना। आपस में प्रेरित होने का मतलब ये होता है कि जब कोई एक बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, एक्टिवली वर्क कर रही है, उसको देखकर सेकंड बॉडी जो होती है वो भी क्या होती है, एक्टिव होने की कोशिश करती है, एक्टिव होने की कोशिश करती है और उस कोशिश में वो थोड़ा बहुत एक्टिव हो भी जाती है। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है। लाइक सपोज आपका कोई फ्रेंड है, आप दोनों पढ़ रहे हो या आपका फ्रेंड बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और वो आर्मी में या कहीं लग जाता है, तो उसको देखकर आप इंस्पायर्ड होते हो और आप भी इतनी मेहनत करना शुरू कर देते हो। तो बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन, अगर वो आपके आसपास है तो ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपके कहीं दूर किसी दूसरे गांव में, कहीं रिश्तेदारी में, तो वो शायद इतना इफेक्ट ना हो। तो कुछ ऐसा ही कुछ काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है, यहाँ पर देखिएगा दो कॉइल हैं जो आपस में आस पास रखे गए हैं। ठीक है, दो कॉइल हैं जो आपस में आस पास रखे गए हैं, वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहला वाला कॉइल कहलाता है प्राइमरी कॉइल और दूसरा वाला कॉइल कहलाता है सेकेंडरी कॉइल। तो पी और एस से मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ। द फर्स्ट कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल एंड सेकंड कॉइल इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। इसमें मैंने क्या कर दिया है, इसमें आपका कनेक्शन जो किया गया है वो इस तरीके से बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दिया गया है। ये बैटरी है और ये रियोस्टेट है। ठीक है, आप इसमें करंट का अमाउंट बढ़ा रहे हो। ठीक है, जितना ज्यादा आप इसमें करंट का अमाउंट बढ़ाओगे, करंट का अमाउंट बढ़ेगा, इसमें फ्लक्स लाइन यानी कि जो फ्लक्स होगा वो चेंज होगा। यानी कि इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो चेंज होंगी और उसी के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो यहाँ पहुंच रही थी वो भी क्या हो जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। मतलब कि देखो होता क्या है कि आपने इसमें जैसे जैसे करंट बढ़ाया और इसकी जो कॉइलिंग होती है ना, तो हम ये कोशिश करते हैं किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कॉइलिंग की जाती है यहाँ पे, सॉफ्ट आयरन वगैरह। ठीक है, इसमें जो कॉइलिंग की जाती है वो किसकी की जाती है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। और इसका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर से किया जाएगा। ठीक है ना। तो होता क्या है म्यूचुअल इंडक्शन, अगर हम दो कॉइल आपस में क्लोज रख देते हैं, दे आर नॉट इन टच, उनमें से एक कॉइल में अगर हम फ्लक्स को चेंज करते हैं, फ्लक्स को चेंज करने का मतलब आपने करंट के अमाउंट को बढ़ाया। करंट का जब अमाउंट इसमें बढ़ाया जाएगा तो बेसिकली जब करंट का अमाउंट बढ़ेगा तो इसमें फील्ड लाइन जो होंगी बहुत तेजी से बदलेंगी, बहुत तेजी से बदलेंगी। और जो तेजी से चेंज हो रही हैं उसका कुछ इम्पैक्ट जब वो निकल के आ रही है तो कुछ फील्ड लाइंस इसको भी क्रॉस कर रही हैं, यानी कि इसमें भी वो इम्पैक्टेड है। और जैसे जैसे इसमें भी कुछ फील्ड लाइंस आपकी पहुंचती हैं और लगातार इसके बढ़ने की वजह से, इसमें फील्ड लाइन चेंज होने की वजह से कुछ ना कुछ जो इसमें पहुंच रही थी वो भी चेंज होती है। तो बेसिकली यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स पहुंच रहा है और वो चेंज हो रहा है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स पहुंच रहा है और वो चेंज हो रहा है तो ये भी क्या करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करता है। यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो जनरेट करता है। अब बिकॉज इसका कनेक्शन किससे, गैल्वेनोमीटर से, सॉरी बिकॉज ये एक क्लोज सर्किट है तो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट होगा। बिकॉज यहाँ पर करंट आपको दिया जा रहा है, यानी कि ऑन मोड पर आप लगातार ऑन मोड पे हो तो करंट का अमाउंट लगातार बढ़ता चला आ रहा है, जिसका मतलब फ्लक्स यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। फ्लक्स यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा मतलब कि जो लाइनें यहाँ से क्रॉस कर रही हैं वो भी लगातार बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही, वो भी लगातार बढ़ रही हैं। तो जो इसका लेंस लॉ के अकॉर्डिंग इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो अपने पॉसिबल कॉज को क्या करेगी, अपोज करेगी। जब यहाँ पर फ्लक्स बढ़ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो या करंट की जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा इसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब होता क्या है कि ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर जब आपने करंट दिया था, करंट की वजह से यहाँ पर लगातार फ्लक्स बदल रहा है और लगातार करंट जा रहा है, जिसकी वजह से फ्लक्स बदल तो रहा है, साथ में वो बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो यहाँ पे तो इफेक्ट वो उसका मिला ही मिला, आपको फ्लक्स चेंज मिला ही मिला। लेकिन जो इसके पास में रखा हुआ है, तो मान के चलो यहाँ से अगर 1000 लाइनें जनरेट होती हैं तो उसमें से 20, 25, 50 इसमें भी चली जाती हैं, थोड़ी बहुत, आधी बहुत थोड़ी बहुत पहुंच जाती है। जैसे जैसे इसमें बढ़ रहा है तो इसमें भी वो बढ़ रहा है। अगर 2000 होती हैं तो 50 पहुंच जाती हैं। ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ वो पहुंच रही है। अगर इसमें बढ़ रही है फील्ड लाइंस तो उसमें भी बढ़ रही है, जो पहुंच रही है, जिसकी वजह से इसमें जिस करंट इनकम्प्लीट है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इस सेकेंडरी कॉइल में जो इससे बिल्कुल टच में नहीं है तो वो क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर रहा है वहां पर। ठीक है ना। और बिकॉज ये सर्किट कंप्लीट है तो वहां पर इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट हो रहा है, जिसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि वो चेंज इन फ्लक्स जो बढ़ के मिल रहा है उसको अपोज कर रहा है। चेंज इन फ्लक्स जो बढ़ के आ रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसको अपोज कर रहा है। ठीक है। अगर इसी को मैं दूसरे वाले फॉर्म में देखता हूं, मान के चलो मैंने की को कर दिया क्लोज,
ठीक है, तो मैंने क्या किया, की को कर दिया क्लोज। अब यहाँ पर की जो है वो बैटरी है और यहाँ पर की जो है वो क्लोज है। अब यानी कि क्लोज है तो धीरे धीरे क्या होगा, फील्ड लाइनें गिरना शुरू होंगी, एकदम से नहीं बंद हो जाएंगी, वो धीरे धीरे गिरना शुरू होंगी। और जब वो बेटा लोग गिरना शुरू होंगी तो ये क्या करेगा, जब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये आपको बताया जा चुका है, तो ये इसमें बढ़ता हुआ मिलेगा आपको। और हो क्या रहा है कि जब ये गिर रहा है यानी कि आपने क्लोज कर दिया, क्लोज, ठीक है, जब आपने की को क्लोज कर दिया तो लगातार ये गिरना शुरू करेगी। इसका काम है अपने पॉसिबल कॉज को अपोज करना। जब उसकी इंपैक्ट कम होता चला जा रहा है, जब वो गिरता चला जा रहा है, तो फिर ये क्या करेगा, ये उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा और उस वजह से इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या होगी, तो बेसिकली उस वजह से इसकी में जो डायरेक्शन जनरेट होगी बेटा, अरे सॉरी, वो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ होगा, माय मिस्टेक, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, इसमें जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। तो ये यानी कि ये आपका यूज तरीके से क्लॉकवाइज जाएगा, ये कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्शन को थोड़ा सा हो गया, सॉरी, तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, लिखा सही है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज, यानी कि उस केस में ये पॉसिबल कॉज को अपोज करेगा। अब अगर इसका जो फ्लक्स गिर रहा है जिसकी वजह से लगातार इसके जो मैग्नेटिक इंपैक्ट कम हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वो उसको अपोज करता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो बेसिकली फिनोमेना है इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, ठीक है ना, इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अब ये कई चीजों पर डिपेंड करती है। पहली बात, म्यूचुअल इंडक्शन में डिपेंड करता है कि इसका क्या मिल के आ रहा है, सेकेंडरी कॉइल का। तो सेकेंडरी कॉइल का जो इंडक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर 1 करंट पे डिपेंड करेगा, नंबर 2 कोर पे डिपेंड करेगा। कोर का मतलब इसके जो कोर लिए गए वो कौन से कोर लिए गए, ठीक है ना, और नंबर डिपेंड करेगा, और नंबर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में जितने आपने टर्न्स लिए, ये वाले टर्न्स वाउंट किया गया, क्योंकि ये कॉइल कैसे बना हुआ है, एक आपने कोर लिया उसके ऊपर कॉइलिंग कर दी तो ये आपका क्या बन गया, कॉइल बन गया बेसिकली। ऐसे कोई वायर नहीं होते, ठीक है, तो आपने ये होगा फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट और ये वुंडेड कोर है, वुंडेड एलिमेंट है, ये आपकी ये किसकी हो सकती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर की हो सकती है, ठीक है ना। तो करंट पे डिपेंड करेगा, इसमें करंट कितना जा रहा है, कोर मटेरियल पे डिपेंड करेगा, और दूसरा कितना करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा कि आपने नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए थे, ठीक है ना। और दूसरी बात ये डिपेंड करेगा कि ये इसके एक्सिस में है कि नहीं है, और दूसरा परमेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, यानी कि परमेबिलिटी ऑफ प्राइमरी कॉइल, ये इन केसेस पे डिपेंड करेगा। ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल की कोर पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल पे है, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल है, और कहने का मतलब परमेबिलिटी ऑफ प्राइमरी कॉइल, परमेबिलिटी ऑफ प्राइमरी कॉइल पे डिपेंड ये इस तरीके से करेगा, ठीक है। अब जरा मैं आपको बेसिक सी चीज बता देता हूँ किन किन चीजों पर डिपेंड था, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब जरा मैं इसमें अगर आगे लेता हूँ, मान के चलो मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल, और इसकी वजह से ईच टर्न की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ईच टर्न की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो किसमें प्रोड्यूस्ड हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल में। तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन ईच टर्न, फ्लक्स φ2 वो क्या कहलाएगा, I1, यानी कि जितना आपने इसमें करंट दिया है उसके अकॉर्डिंग ही इसका जो टर्न है और ईच टर्न में कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो I1 को बोलेंगे N2 φ2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और N2 φ2 यहाँ पर बनेगा MI1, यहाँ भी ये कॉफिशिएंट आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट, ये कहलाता है कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी N2 φ2 अपॉन I, या फिर आप एक काम कर सकते हो m की वैल्यू के लिए, या फिर ये भी दोनों ही एक दूसरे से कंप्लीट हो जाते हैं, तो m म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा N2 φ2 अपॉन I1, M2 φ2 अपॉन I1। बट न्यूमेरिकल का पॉइंट ऑफ व्यू है बेटा, कैसे भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं, N2 φ2 को हम बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज, क्या बोलते हैं, फ्लक्स लिंकेज इन सेकेंडरी कॉइल, क्या बोला जाता है, फ्लक्स लिंकेज इन सेकेंडरी कॉइल। और जो आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन है ना, एम यानी कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इसकी जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है, क्या होती है, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी आपके लिए, हेनरी हो जाएगी, इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, हेनरी हो जाएगी, ठीक है। इसमें एक छोटा सा बस पार्ट और ले लीजिए, जैसे कि अगर हम इसको डिफाइन करें फैराडे लॉ से, तो अगर हम इसको फैराडे लॉ से डिफाइन करते हैं तो फैराडे ने क्या बताया था
फर्स्ट लॉ से E इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये बताया था फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये आपके फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग फैराडे ने आपको बताया था E इक्वल्स टू माइनस एन। अभी हम निकाल रहे हैं ईएमएफ किस में प्रोड्यूस हुआ है, सेकंड में, तो ये बन जाएगा E2 और ये बन जाएगा माइनस N2 और ये बनेगा डेल्टा फाई टू अपॉन डेल्टा टी। क्या बन जाएगा, डेल्टा फाई टू अपॉन डेल्टा टी बन जाएगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, E2 माइनस डेल्टा बाहर ले लो, N2 फाई टू अपॉन डेल्टा टी। N2 फाई टू क्या हो जाएगा, N2 फाई टू बन जाएगा Mi1। तो E की वैल्यू आ जाएगी E2 की माइनस डेल्टा और ये क्या बनेगा N2 फाई टू अपॉन क्या है डेल्टा टी, ये टी है, ठीक है ना। N2 फाई टू अपॉन डेल्टा टी बन चुका है। यहाँ पर N2 फाई टू की वैल्यू हम क्या लगा देते हैं बेटा, N2 फाई टू की वैल्यू लगा दो, क्या दिक्कत है। N2 फाई टू की वैल्यू है Mi1, तो यहाँ पर आप लगा दो Mi1। क्या लगा दिया आपने, Mi1। तो आप M को चाहो तो अब यहाँ पर बाहर ले सकते हो, या फिर आप Mi1 के लिए हम क्या कर सकते हैं, E2 देखिएगा उधर तो शाइन मारेगा, माइनस M को आपने बाहर ले लिया, डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, इसको अपॉन कर देंगे, E अपॉन बन जाएगा डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा IT इक्वल्स टू M। ये वाला जो माइनस है ना, उठा के यहाँ लगा दो, तो ये आपके सामने एक रिजल्ट आ जाता है M का, यानी कि EMF जो आ रहा था अपॉन चेंज इन करंट इन फर्स्ट कॉइल अपॉन टेकन टाइम, ये होता है कोफिशिएंट। इसकी यूनिट होती है हेनरी। इसकी यूनिट मैंने आपको बताई हेनरी या वेबर पर मीटर, या फिर वेबर पर मीटर, ठीक है ना, वेबर पर एम्पियर, सॉरी वेबर पर एम्पियर। तो ये यूनिट है इसकी, दो याद है, हेनरी याद रखिएगा, सफिशिएंट है। गाइज आज वीडियो में बस इतनी रखूंगा, म्यूचुअल इंडक्शन का ये कॉन्सेप्ट है, कल इसके और मैं बात करूंगा। टिल देन गुड बाय।